नमस्कार। आज हम वी क्लासेस में कक्षा 9 का जो है विज्ञान का जो ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम सामान्यतः पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या होता है कि हमारे जो वातावरण है उसमें कुछ ऐसा स्वरूप जो कि स्थान घेरता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि इस बोर्ड का उदाहरण लीजिए, ये भी एक स्थान घेरे हुए इस वातावरण में, तो इसको हम पदार्थ कहते हैं। ये जिससे बना वो भी एक पदार्थ ही है क्योंकि ये स्थान घेर रहा है। तो पदार्थ क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी छोटा सा पदार्थ मान लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ एक बार ऐसे ही कि ये कोई पदार्थ है, तो इसमें ये जो है उसके कण हैं। ये इतने छोटे होते कि अपन इसको सीधी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से इनको देख सकते हैं। और ये जो कण है ये आपस में गति करते रहते हैं, ये इधर उधर स्वतंत्र गति करते रहते हैं, जिससे कि इनमें जो है गतिज ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। और इनमें जो है आकर्षण बल भी पाया जाता है, इसी के कारण जो है ये बंधे हुए रहते हैं। लेकिन यदि इनके इस बोर्ड के जो पदार्थ है उसमें यदि आकर्षण नहीं होगा कणों में, तो ये बोर्ड जो है ऐसे बिखर जाएगा। तो इनमें कुछ आकर्षण भी पाया जाता है क्योंकि ये गतिज ऊर्जा इनमें उत्पन्न होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र गति करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। सामान्यतः जो पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं। तो इसमें जो है पदार्थ के कण, यानी कि ठोस पदार्थ में जो इसके कण हैं, आंतरिक कण, ये अत्यंत नज़दीक होते हैं, जिससे कि जो है ये ठोस अवस्था में पड़े रहते हैं। चूंकि ये अत्यंत नज़दीक हैं तो इनमें आकर्षण बल भी जो है अधिक है और इनका आकार भी निश्चित होगा। क्योंकि इनमें आकर्षण बल अधिक है तो इसमें यदि कोई बाह्य बल लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन अपना आकार जो है वो परिवर्तित नहीं करेंगे। इसी प्रकार इनका आयतन जो है वो भी निश्चित होता है। अब द्रव की बात करें तो इसमें जो है द्रव पदार्थ के कण जो है वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे कि जो है ठोसों की अपेक्षा इनमें कणों में जो है आकर्षण बल कम पाया जाता है, जिससे कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इसके आकार की बात करें तो द्रव पदार्थ को किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। तो इसका आकार तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित रहता है। अब गैस की बात करें तो गैस के कण जो है द्रव से भी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इससे जो है ये वातावरण में या खुली बहती रहती है गैस जो है। और लेकिन द्रव जो है द्रव अवस्था में क्यों होता है? क्योंकि इनमें गैस की अपेक्षा थोड़ा कम रिक्त स्थान होता है। तो ये हो गया गैस, ये द्रव और ये ठोस। गैस की आकार और आयतन की बात करें तो आकार भी, क्योंकि इनमें कणों में जो है रिक्त स्थान है तो इसका आकार जो है वो अनिश्चित होगा और आयतन भी इनका जो है अनिश्चित होता है। रोक दे गुरुजी। अब हम ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में जो है कुछ गुणों के आधार पर इनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम आकार की बात करते हैं। तो ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको डायग्राम के हिसाब से। ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है। द्रव का भी जो है आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में जो है उसका आकार जो है ये द्रव ले लेता है। इसी प्रकार गैस का जो आकार है वो भी अनिश्चित होता है। अब हम आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन जो है वो भी निश्चित होता है
और द्रव का आयतन है वो भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का जो है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसको दाब और उनसे जो है परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विसरण की। विसरण की यानी कि बहने का गुण। विसरण बहने के गुण को कहते हैं। विसरण यानी बहना। तो ठोस के कण अत्यंत नज़दीक होते हैं तो इनमें विसरण का गुण जो है वो तो नहीं पाया जाता, और द्रव में जो है पाया जाता है यानी कि उपस्थित होता है। लेकिन गैसों में जो है अत्यंत तेज होता है जो विसरण जो है, यानी कि जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि वायु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यंत कम समय में जो है वो चली जाती है, तो ये जो है विसरण के गुण के आधार पर इनकी तुलना हुई। अब संपीड्यता की बात करते हैं तो संपीड्यता जो है यानी कि उसको आकार और आयतन को जो है दाब से जो है कम कर देना, तो उसको हम संपीड्यता कहते हैं। तो ठोस में जो है वो तो नहीं पाई जाती, क्योंकि यदि उसके ठोस पर जो है अधिक बल लगाएंगे, बाह्य बल, तो ठोस जो है वो टूट जाएगा। लेकिन द्रव में संपीड्यता उपस्थित होती है, लेकिन गैस में जो है संपीड्यता होती तो है लेकिन अधिक होती है। इसका उदाहरण अपन लेते हैं, रसोई गैस का सिलेंडर जो है उसमें दाब से जो है उसको संपीड़ित करके उसको कम कर दिया जाता है। तो ये था हमारे इन 4 गुणों पर इन तीनों का जो है तुलनात्मक परीक्षण। अब हम पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन को समझेंगे कि पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। चूंकि हमें पता है कि सामान्यतः 3 अवस्थाएं जो है हमने पदार्थ की पढ़ी है। तो जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रकार यदि हम द्रव को और गर्म करें तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इनमें परिवर्तित करना चाहते हैं तो यदि हम गैस को ठंडा करें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, और द्रव को यदि ठंडा करें तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इस अवस्था परिवर्तन को हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। पानी जो है उसका उदाहरण हम लेते हैं। तो सबसे पहले सामान्य अवस्था पानी की वो है द्रव अवस्था, ठीक है। और यदि पानी को गर्म करेंगे तो वो जलवाष्प बन जाएगा, तो ये हो गई पानी की गैस अवस्था। यदि पानी को ठंडा करें तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो गया पानी का जो है ठोस अवस्था। तो अब इसको वापस बर्फ़ को पानी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इसको गर्म कर दें तो बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाएगी, और जलवाष्प को ठंडा करें तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये चक्र जो है ये पानी में अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। अब हम गलनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम ठोस को किसी तापमान पर गर्म करते हैं, यानी कि उसको तापमान देते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कण जो है वो गर्म होंगे, तो वो और अधिक गति से जो है गति करेंगे। तो जब वो गति करेंगे तो उनमें जो है कंपन बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाया तो कण की गति बढ़ी, तो उससे गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो है उनके कंपन और अधिक होंगे। कंपन अधिक हुआ तो कण जो है, कण का आकर्षण जो है
वो कम होगा, क्योंकि वो गतिज ऊर्जा कर रहे हैं तो वो उनका आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो वो अपना क्या है स्थान छोड़ देते हैं। स्थान छोड़ देते हैं तो ठोस जो है, चूंकि हमने पढ़ा है कि ठोस में आसपास जो है बहुत मतलब कि नज़दीक अवस्था में जो है कण पाए जाते हैं, तो यदि इसको गर्म करेंगे, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उससे कंपन बढ़ेगा, आकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा, तो ये कण जो है थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो ये जो है इस तापमान पर जिस पर ये कण जो है बहुत अधिक दूरी पर हो गए और इससे जो है ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इस जो तापमान पर ये प्रक्रिया हुई है, जिस बिंदु पर, बिंदु तापमान पर जो ये प्रक्रिया हुई है, उस तापमान को क्या कहते हैं अपन? गलनांक कहते हैं। तो ये हमारा गलनांक था। अब हम तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तो तापमान जो है पदार्थ की जो ऊष्मा है उसका मापक है, तो इसको जो है सामान्यतः डिग्री सेल्सियस में जो है मापा जाता है। तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई मात्रक विज्ञान में जो है एसआई मात्रक को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि किसी भी जो भौतिक राशि है उसका जो मात्रक है वो एसआई में हो तो वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो सेल्सियस जो है उसको तापमान की एसआई इकाई में बदलने के लिए जो एसआई मात्रक है तापमान का वो होता है केल्विन। तो यदि हमको सेल्सियस में दिया गया है कोई तापमान, यानी कि डिग्री सेल्सियस में जो कोई तापमान दिया गया उसमें जो अपने को 273 जोड़ के जो अपने को मान प्राप्त होता है वो क्या है? केल्विन में जो है मिलता है अपने को। तो इसका एक हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जल जो है उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले हम हिमांक के बारे में पढ़ते हैं कि हिमांक क्या है। जिस तापमान पर द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हिमांक। हिमांक हमने बताया कि जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अपने को केल्विन में बदलना है, तो इसमें क्या करना है कि 273 जोड़ने हैं, तो इसका मान हमें प्राप्त हुआ 273। अब पहले ये डिग्री सेल्सियस में था, 273 ये केल्विन के उस नियम के अनुसार हो गया, तो ये 273 केल्विन जो है इसका एसआई मात्रक हो गया 273 केल्विन। ठीक। अब हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस हो, ठोस जो है वो 1 किलोग्राम हो, उसको उसके गलनांक पर, गलनांक तक द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो क्या है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर जो है वायुमंडलीय दाब पर जब द्रव उबलने लग जाता है तो उस तापमान को जो है क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था में एक और प्रक्रिया आती है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। ऊर्ध्वपातन ये भी एक जो है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का ही एक प्रक्रिया है कि जब ठोस जो है
द्रव, जब इसको ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधा ही जो है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको जो ये जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसकी रिवर्स यानी कि विपरीत अभिक्रिया जो है उसको हम, यानी कि जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में परिवर्तित न होकर के सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो ये दो प्रक्रियाएं जो है ये भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की दो प्रक्रियाएं हैं। गैस में जो है यदि हम दाब को बढ़ाएं, यानी कि दाब को हम बढ़ाते हैं और तापमान को घटाते हैं, तो गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब हम शुष्क बर्फ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। शुष्क बर्फ क्या होती है, या इसको हम ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। सामान्यतः बर्फ तो हमें पता है कि जो H2 है यानी कि जल है उसका जमा हुआ रूप होती है बर्फ, लेकिन यहाँ पर जो है ठोस CO2 को सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो जब वायुमंडलीय दाब जो है वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर हो, तो जो ठोस CO2 है वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। अभी हमने एक पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर, यानी कि जब वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो अभी हम पढ़ेंगे ये एटमॉस्फेयर दाब क्या है। वायुमंडलीय दाब ये क्या है हम समझते हैं। तो वायुमंडल में जो वायु का दाब है वो जो क्या कहलाता है, वायु का दाब, वो वायुमंडलीय दाब है। अभी हमने एक शब्द और पढ़ा, एक एटीएम यानी एक एटमॉस्फेयर, तो ये जो है गैसीय दाब का मात्रक है। यूं तो जो है वायुमंडल दाब का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है पास्कल, और इसमें रिलेशन देखें तो जब एक एटमॉस्फेयर जो है वो होता है 1.10 इंटू 10⁵ पास्कल। अब जो है एक एटमॉस्फेयर जो है इसको अपन सामान्य दाब कहते हैं। सामान्य दाब कैसे, जो समुद्र की सतह जो है, समुद्र की सतह पर जो है सामान्यतः जो वायु दाब जो है वो एक एटमॉस्फेयर होता है, तो इसको जो है सामान्य दाब कहते हैं। एक एटमॉस्फेयर जो है उसको सामान्य दाब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होती है, क्वथनांक से कम ताप पर, यानी कि तापमान जो है वो क्वथनांक से कम हो तो जो द्रव को है वाष्प में परिवर्तित कर देता है, वो जो है प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब हम इसको वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पढ़ेंगे। इसके लिए पहला जो है वो है सतही क्षेत्रफल, यानी कि जो द्रव है वो ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो है रखा हुआ है तो उसमें वाष्पीकरण जो है बढ़ता है, वाष्पीकरण जो है अधिक होता है। तो वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है, पहला हमने पढ़ा सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जो है वो भी बढ़ेगा। अब तापमान वृद्धि, यदि हम जो द्रव है उसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो जो है कणों की गतिज ऊर्जा जो है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे जो है वाष्पीकरण जो है वो बढ़ता है। उसके बाद आती है वायुमंडलीय नमी। यदि वायुमंडल में पहले से ही उसमें नमी जो है वो पहले है तो इससे जो है वाष्पीकरण जो है उसकी गति जो है धीमी हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही जो है नमी स्थित है तो और नमी जाने में थोड़ा
समय लगेगा, तो जो वाष्पीकरण है वो धीमी गति से होता है। फिर आती है वायु की गति। यदि वायु की गति तेज है तो जो पहले से वाष्पित कण जो है वो आगे चले जाएंगे और पुनः जो है वाष्पीकरण, तो इससे जो है वायु की गति जो बढ़ेगी त्यों तो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है। अब वैज्ञानिकों ने जो है पदार्थ की दो असामान्य यानी कि जो सामान्य स्तर पर नहीं पाई जाती हैं दो अवस्थाएं भी जो है इसकी खोजी गई हैं। पहली अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। 3 अवस्थाएं हमने पहले पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी। अब जो है प्लाज्मा अवस्था, तो ये जो है इस अवस्था में कण जो है पदार्थ के कण वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। तो वो जो है प्लाज्मा अवस्था में कण जो है इस प्रकार के होते हैं और ये जो प्लाज्मा अवस्था है ये आयनीकृत गैस के रूप में जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पे प्लाज्मा का उदाहरण जो है कि अंतरिक्ष में तारों में जो है उच्च ताप के कारण जो है प्लाज्मा जो है बनता है। एक और अवस्था है जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस ये अवस्था, इसमें क्या होता है कि जो सामान्य वायु अपने वातावरण में है उसके घनत्व का 1,00,000वां भाग जो है वो लेकर उसको बहुत कम ताप पर जो है हम ठंडा करते हैं, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है उसका निर्माण होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो आप अगले चैप्टर के लिए वी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को जो है लाइक कर दें यदि आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।